तरह से पाकिस्तान और भारत के बीच में मध्यस्थता हो चुकी है, लेकिन अब आने वाले समय में क्या पाकिस्तान अपनी नापाक मंसूबों में कामयाब होने की कोशिश करेगा, या पाकिस्तान किस तरह से अपनी औकात के हिसाब से अब चीजें करता है, वो देखना बेहद महत्वपूर्ण है। और उसी को लेकर लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं। तो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ जहां मोहम्मद अली शाह जी और कर्नल विवेक शर्मा जी। एक बार फिर से ब्रेक के बाद आप दोनों का फिर से स्वागत करती हूँ। और कर्नल विवेक शर्मा जी, आप ही के पास आते हुए, सर इस पूरे घटनाक्रम में अगर हम समझने की कोशिश करें तो सबसे ज्यादा जो किरकिरी हुई है वो चीन की हुई है, क्योंकि चीन बहुत मजबूत देश कहा जाता है, पाकिस्तान को वो हमेशा से समर्थन करता है। अभी हाल फिलहाल में कल तो उसने स्टेटमेंट भी दे दिया, लेकिन उससे पहले वो स्टेटमेंट भी नहीं दे रहा था। वो कह रहा था कि आतंकियों के खिलाफ हम हैं, लेकिन जो चीन की तरफ से हथियार और विमान सप्लाई किए गए थे वो तो भारतीय सीमा को क्रॉस करते ही फुस हो गए। देखो, ये चाइनीज का तो इंटरेस्ट है पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान को नहीं छोड़ेगा। वो क्योंकि उसके बिलियन ऑफ डॉलर्स उसने इन्वेस्ट किए गए हैं और वो उसका सपोर्टर है हमारे अगेंस्ट। चीन हम अभी ठीक है, अभी कह रहे हैं कि टेररिज्म सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहेगा। कहने के लिए ठीक है, फेस वैल्यू में उसने कह दिया कि हम टेररिज्म, वो तो ये नहीं कह सकता कि हम टेररिज्म को सपोर्ट करेंगे, तो उसने एक बयानबाजी फेस वैल्यू में मैं कर दिया, लेकिन ऑन ग्राउंड वो करता रहेगा। हमें उसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। हमें चाइनीज को हम जानते हैं, चाइना हम कई सालों से हम देखते आ रहे हैं, उसके जो कहता है वो करता नहीं है। तो हरकत वो हमारा रहेगा, चाहे हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट काफी उनके साथ है, वो फाइनेंशियल चीजें चलती रहेंगी, लेकिन हार्ट टू हार्ट वो इंडिया का प्रो कभी नहीं हो सकता। इसी हिसाब से जो पाकिस्तान का है, वो क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी ये है कि भारत में 1000 कट्स देने जौलत के टाइम पे, वो भी उसको कंटिन्यू रखेंगे, वो भी चेंज होने वाले नहीं है। और दूसरा, अभी जब हम बीच में ब्रेक आ गया था, जो मैं कहना चाहता हूँ कि अभी जो इजराइल हमास की आप लड़ाई देख लो, कितने टाइम हो गया है। अभी हमास एकदम हो गया है, लेकिन अभी भी चल रहा है। तो जहां डोनाल्ड ट्रंप का सीज फायर का वहां भी उतना इफेक्टिव नहीं हुआ, रशिया यूक्रेन वॉर में भी कोई ज्यादा उसका नहीं हुआ अभी, और यहाँ पर उसने कहा सीज फायर, वो 1 घंटा भी नहीं चला। तो हर एक नेशन को अपनी नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए ही एक्शन लेना पड़ता है, और वैसे ही एक्शन लेता है, चाहे वो इजराइल हो, चाहे भारत हो, चाहे वो रशिया यूक्रेन हो। तो हर एक आदमी का अपना इंटरेस्ट होता है। बायलैटरली जो कोई कहे कि हम नेगोशिएट करके आपका एग्रीमेंट करवा देंगे, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नेशन इंटरेस्ट और नेशनल इश्यूज ऑलवेज कम फर्स्ट। डिप्लोमेटिकली प्रेशर जरूर डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप कहो कि अगर एक पाकिस्तान को कहो कि वो क्या अपने जितने भी टेररिस्ट हैं हैंड ओवर कर देगा हमें, जितने भी उसके हेड्स हैं, जैसे मैंने हाफिज सईद, मौलाना मसूद सईद, कर देगा क्या? वो जितने भी उनके बाकी मदरसा में जो रेडिकलिज्म उनकी फैला रहे हैं, जो जिहादीज क्रिएट कर रहे हैं, क्या उनका उस पर बंद कर देगा? नहीं करेगा वो, बिकॉज वो उसकी नेशनल पॉलिसी बन चुकी है। उसको अपनी आवाम से फर्क नहीं है कि वो गरीब है, क्योंकि उनका ये नेशनल पॉलिसी है कि हमने भारत को नुकसान पहुंचना है, और इससे उनको फायदा हो रहा है। जितनी भी उनकी हायरार्की है, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, और सबसे ज्यादा फायदा उनकी आर्मी को हो रहा है। सारे बिजनेस पाकिस्तान के उनके आर्मी के अंदर ही हैं। रियल एस्टेट लगा लो या बाकी जो कर लो, हर चीज में पाकिस्तान इन्वॉल्व है। तो वो पाकिस्तान इसको कंटिन्यू रखेगी मेरे हिसाब से। बिल्कुल। और देखिए, पाकिस्तान की आवाम खुद वहां की, चाहे सरकार हो या सेना हो, उनसे परेशान है। कई तरह के सोशल मीडिया पर वीडियोस हैं जो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसमें खूब यहाँ पर आलोचना की जा रही है कि भाई शहबाज सरकार आखिर कर क्या रही है, या आसिम मुनीर कर क्या रहे हैं, और अब आने वाले समय में वो देश का भला कैसे करेंगे। ये तो बहुत सोचने वाली बात है। पाकिस्तान की आवाम खुद चिंता यहाँ पर कर रही है। ऐसे में अली शाह जी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, क्योंकि अब जो होना था सो हो गया, भारत की तरफ से एक स्पष्ट मैसेज भी यहाँ पर सर ये दिया गया है कि अगर आने वाले समय में कोई भी आतंकी गतिविधि भारत के किसी भी कोने में दिखाई देती है तो पाकिस्तान बचेगा नहीं। वो ये समझे कि जंग ऐलान हो चुका है। इसके क्या मायने समझे फिर हम? बिल्कुल, मैं तो समर्थन करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि भाई बड़ी अच्छी बात है, अच्छा स्टेटमेंट है ये। इसका मतलब ये हुआ कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म। भाई ये कोई सुधरेगा नहीं। जिस मुल्क से आया उग्रवादी, उस मुल्क को हम मारेंगे, बस।
वो आपकी जिम्मेदारी है। आपका आदमी आया है, हम तो आपको मारेंगे। जी। आप कह रहे हो कि आपकी गलती नहीं, हम नहीं जानते। ना ना ना, ना, आपका आदमी है, हम तो आपको मारेंगे। तो मतलब अगर किसी ने जुर्रत भी करी, हम क्यों इंतजार करें एक और बिल्कुल। पहलगाम जैसे हमले का? ना, हम नहीं करेंगे। हम क्यों बख्शे इनको? इंसानियत सिर्फ हम में है? हम में है, हिंदुस्तानियों में, पाकिस्तानियों में नहीं है। इनको माफ क्यों है? ये तो है ही ऐसे जंगली गवार, जाहिल, वैशी दरिंदे हैं। कोई बात नहीं, हम इंसान हैं, हम फरिश्ते हैं। नहीं 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 साहब, अब नहीं चलने वाला। आज कोई पंगा दिखाए, कोई आंख भी दिखा दे, आंखें नोच डालेंगे। तो जो स्टेटमेंट आया ना कि अगर कोई आतंकी घटना हुई तो वो, एंड इट्स राइट, व्हाई नॉट? आतंक है, वॉर है। नहीं भाई, नहीं साहब, हिंसा है। हमारे पे आतंकी घटना हुई, हम और आपके मुल्क से आया है, वॉर है, सिंपल। तो मेरे ख्याल से अब किसी की जरूरत होनी नहीं चाहिए। अगर होती है, आप इजराइल को देख लीजिए, इजराइल ने तबाह कर दिया। जी। मैं ये कह रहा, सही क्या गलत किया वो अलग बात है, वो बात अलग है। फिर इजराइल ने एक संदेश दिया है, बिल्कुल, हमारे एक मारोगे, हम तुम्हारे 100 मारेंगे, और हमारे मुल्क पे कोई ऐसी नापाक नजर ना आता है, उसने साफ कर दिया। तो ये बताइए, एक टफ स्टैंड, एक बोल्ड स्टैंड हमने लिया है ये, तो इसको मैं एक टफ स्टैंड, बोल्ड स्टैंड देख रहा हूँ। गुड, शाबाश, अच्छी बात है। कोई हमारे पे, हम नहीं इंतजार करेंगे। हम क्यों इंतजार करें हादसा होने का? हादसा होने के बाद हम जागेंगे, उससे पहले हादसा होने ही मत हो ना। बिल्कुल आपकी तरफ से बहुत बड़ी बात कही गई है कि हादसा होने का हम इंतजार आखिर क्यों करें। ऐसे में सर एक मैं चाहूंगी मेजर अली शाह जी, आप इस पर भी नजर डालिए कि बलूच का क्या होगा अब, क्योंकि बलूच के लोग तो अब बाहर आ चुके हैं, वो लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्हें जो भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बना हुआ था, इसको लेकर एक श्रेय भी मिल रहा था, एक ताकत मिल रही थी, सपोर्ट मिल रहा था कि ठीक है वहां पर युद्ध हो रहा है तो चलिए अब हम भी उसी लिहाज से पाकिस्तान के विरोध में खड़े हो जाते हैं, और अब लगातार वो प्रदर्शन बढ़ेगा उनका। बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने। मेरे ख्याल से परसों शाम की बात है, मैं फिर से एक स्टूडियो में था, वहीं पे ब्रेकिंग न्यूज आई कि इन बलूच लीडर ने बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया है जी। ये आजाद इंडिपेंडेंट है। हिंदुस्तान की सरकार से दरखास्त की है, आप हमको न्योता दीजिए, हमें दावत दीजिए कि आके अपनी एम्बेसी अपने मुल्क की हिंदुस्तान में सेटअप करें, यानी कि आप हमें मान्यता दीजिए, रिकग्नाइज अस। तो ये बड़ी अच्छी बात थी और बहुत ही अच्छी बात थी। पाकिस्तान भी घबराया हुआ है, वो लेके दबा के बैठा हुआ है, नहीं मैं जाने नहीं दूंगा। और बलूचिस्तान कह रहे नहीं, मेरे को नहीं जाना इनके साथ, ये वैशी दरिंदे हैं, जानवर है, इनको तरीका नहीं पता, हम क्यों रहे इनके साथ? हमें नहीं रहना इनके साथ, दरिंदों के साथ, नहीं मैं जाने नहीं दूंगा। तो अब बीएलए जो है भारी तो पड़ रहा है पाकिस्तान के ऊपर, इनके पास पाकिस्तान सर ये बात बताइए, इनको ये खबर थी इनके मिनिस्टर को कि हम हिंदुस्तान इन पे 47 घंटों में हमला कर देगा, ठीक है। ये कुछ पहले हमला 7 मई से पहले की बात है। ये दुबक के बैठे हुए थे, चूहे कूदने लगे थे जहाज से लेके बाहर विदेश में, गल्फ कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में। इनको ये इंफॉर्मेशन नहीं मिली कि बीएलए इनके जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक करने वाली है। टीटीपी जो है नाक में दम करके रखी हुई है पाकिस्तान के अंदर, इनको वो सूचना नहीं मिलती है। अब जितने भी पाकिस्तान के अंदर, इनका तो है नहीं, जो जैसे कि पाकिस्तान की सरकार जिनको आतंकी संगठन मानती है, जिनको वो नाक में दम करके बैठे हुए हैं। और मेरे ख्याल से बिल्कुल सही टाइम था, लोहा गर्म था। निश्चित तौर पर कुछ बोला आपने? जी सर, आपकी बात से पूरी तरह से सहमत, लोहा गर्म था और अभी पाकिस्तान को सबक सिखाने का वो समय भी था कि पाकिस्तान की पूरी तरह से कमर तोड़ दी जाए। आतंकिस्तान को जो पनाह दे रहा है वो 100 बार सोचे, उसकी पुश्ते भी सोचे। विवेक शर्मा जी आपके पास आते हुए, सर अब चूंकि देखिए घटनाक्रम तो घटित हो गया, जो होना था सो हो गया, लेकिन अब आपको क्या लग रहा है कि अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या कदम उठाने चाहिए? देखो जी, जैसे पहले बताया कि एक्ट ऑफ टेरर इज एक्ट ऑफ वॉर, ये तो अब लिखित रूप में आ गया जी। ये लेकिन हम 1990 से रहे, हमारे लिए तो वो वॉर ही थी, तो टेरर नहीं था। जब उन्होंने बॉम्बे में और
जो ये कह रहे हैं कि अभी ना कश्मीर में इंसर्जेंसी है जो किसी टाइम हुआ करती थी, अभी इंसर्जेंसी वाले नहीं है, कुछ है ओवरग्राउंड वर्कर्स जो पाकिस्तान टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं। तो ये इंसर्जेंसी का नहीं है, जो भी हरकत पाकिस्तान करता है भारत में वो एक्ट ऑफ वॉर ही है, एक्ट ऑफ टेरर के नाम पर। तो अभी अगर इसको कैसे करना है कि आने वाले के टाइम में से अगर कहेंगे कि जी आज फिर इंफ्लेटेड करके फिर उन्होंने किसी भी एरिया में हिंदुस्तान के कहीं भी बम ब्लास्ट होगा तो क्या हमारा स्पॉन्टेनियस एक्शन होगा कि हम फायर कर देंगे उनके पाकिस्तान के ऊपर? किस हिसाब से हम करेंगे कि हम सारे बॉर्डर्स ओपन कर देंगे, एलओसी में फायरिंग शुरू कर देंगे? तो ये है कि अभी जैसे बताया कि अभी हम एक स्टेज में पहुंच चुके हैं। तो मेरे हिसाब से इसको अगर किसी ना किसी तरीके से डिप्लोमेटिकली या फिर डिफेंस के तरीके से एक सोल्यूशन निकल सकता है तो निकालने की कोशिश करो, लेकिन मुश्किल लग रही है क्योंकि ऑपरेक्रम में भी हमने जब देखा होगा कि ऑपरेक्रम में जब 2000 की बात कर रहा हूँ, हम एक साल अपना तैयारी में रहे कि करना है, लेकिन बट स्टिल उस वक्त भी हमने कोई उसका, जब पार्लियामेंट अटैक की बात कर रहा हूँ उसके बाद कोई ज्यादा इफेक्टिव चीजें नहीं हुई। कारगिल में भी उन्होंने इंक्लूड करके हमने वापस ले लिया, लेकिन हमने एलओसी क्रॉस नहीं की। और आज 1990 से ये तो हमारे कर रहे हैं, तो हमारी जो डिफेंस है, हमारी जो हायरार्की है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, तो उसको देख सोचना पड़ेगा और एक टाइम में तो करना ही है। आज करो, कल करो या 10 साल बाद करो, क्योंकि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। नाउ वो डिसीजन लाइज इन आर पॉलिटिकल हायरार्की एंड डिफेंस की कहाँ तक जाना है, कितना जाना है। बाकी डिप्लोमेटिकली जो प्रेशर है बाकी कंट्रीज का, जो आज है 2 साल बाद भी वैसे होंगे, वो चलते रहेंगे। एज ए नेशन, एज ए हमें सोचना है कि हमने क्या करना है। तो ये है कि अभी अगर हम आते हैं तो ठीक है, फिर हो सकता है कि 2 साल 4 साल 5 साल शांति बनी रहे, लेकिन ये है कि इंडस वाटर ट्रीटी तो अभी है, उससे हमने दोबारा उसको अगर करना है तो नए एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। तो चीजें इतनी जल्दी ये नहीं है, कोई बटन नहीं है कि आज बटन ऑन कर दिया, आज बटन ऑफ कर दिया। तो एज ए नेशनल जब इश्यूज हों तो सब लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और बीच वाले को मद्देनजर रखते हैं एक डेफिनेट सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। जी विवेक शर्मा जी, इंडस वाटर ट्रीटी के साथ साथ डिप्लोमेट तरीके से पाकिस्तान को कैसे नुकसान पहुंचाया जा सके, भारत सरकार की तरफ से कई कदम उठाए गए थे। आपको क्या लग रहा है, क्या उन कदमों में किसी तरह की कोई ढील देनी चाहिए पाकिस्तान को? नहीं, इंडस वाटर ट्रीटी में तो अभी फिलहाल तो हम कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि अभी जो भी इंडस वाटर ट्रीटी है, जब तक हमारे कैनाल नेटवर्क्स और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता तो उनको कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है, आज आपने फ्लड गेट्स बंद किए हैं, 2 दिन पानी नहीं गया और 2 दिन बाद पानी खोल दिया, तो अनसर्टेनिटी उनमें है। लेकिन एज इट इज हमने अपने देखना है कि हाँ, उनको क्या इतने पानी की जरूरत है भी है जितनी उन्होंने मांगी हुई है 3 नदियों की, और उसमें हम डैम नहीं बना सकते, कुछ नहीं कर सकते। जैसे ही मैंने कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी रीराइट करनी पड़ेगी हमें। हम ये नहीं कह सकते कि पूरे 100% पानी तीनों का, वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमें लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा, अपना कैनाल नेटवर्क्स बनाने पड़ेंगे, कोई डैम्स बनाने पड़ेंगे जहां हम पानी को यूज कर सकें। दोबारा रीराइट करनी पड़ेगी इंडस वाटर ट्रीटी, ताकि जो एक्चुअल में सही है। हमने उस वक्त 1960s में इंडियन वाटर ट्रीटी में कुछ ज्यादा ही उनको छूट दे दिया जो रिक्वायर्ड नहीं थी। जो छूट है उनकी उतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं है पानी की। छोटा सा है, हमारा इतना बड़ा कंट्री है, वो उनका छोटा सा है, वो हमने 3 रिवर्स का पानी उनको पूरा कर दिया और उसके ऊपर डैम भी नहीं बना सकते इलेक्ट्रिसिटी निकालने के लिए। और JNK में कैनाल नेटवर्क्स होना चाहिए जो नीचे तक आए ताकि हम पानी डाइवर्ट कर सकें। और पानी तो फाइनली एकदम जीरो पानी ना जाए, वो तो शायद अभी इमीडिएटली तो पॉसिबल नहीं है, लॉन्ग टर्म का कह नहीं सकते। जी अली शाह जी,
अब अगर आज एक बार फिर से किसी भी तरह से पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देता है तो ये मान लिया जाएगा कि भाई पाकिस्तान का तो फिर खात्मा लगभग तय है, क्योंकि भारतीय जवानों को, सेना को फिलहाल खुली छूट भारत सरकार की तरफ से दी गई है कि अगर थोड़ी सी भी आतंकी गतिविधि देखने को मिल पाए या फिर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी ऐसी चीज देखने को मिल पाए जहां पर वो भारत को परेशान कर रहा है तो आप खुली छूट है, फ्री हैंड है, जो करना है आप कीजिए। लेकिन आज का दिन आपको क्या लग रहा है, क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार यही देखने को मिला है, 7:30-8 बजे से फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से शुरू हो जाती है, ड्रोन आते हैं, कल सीज फायर का उल्लंघन, तो पाकिस्तान क्या आज भी उन्हीं नापाक मंसूबों में कामयाब होने की कोशिश करेगा? जी, मैं एक बहुत बड़ी बात कहूंगा, मगर मुझे माफ करिएगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ सारे दर्शक मुझे माफ करेगा, मैं गलत बात करूंगा तो वहीं में रोक लेगा। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि पाकिस्तान बाज तो नहीं आएगा, कुछ भी कर लो, डंडा मार लो, कुछ भी कर लो, तरीका केवल एक है, और अब मैं बोलूंगा ये बात, वो तरीका है पाकिस्तान का नाम और निशानी नक्शे से आप उड़ा दें। अगर पाकिस्तान का नाम या निशान उड़ा देंगे तब शायद, देखिए वो आइडियोलॉजी है आतंकवाद, हमने 100 मारे आतंकवादी, 100 और पैदा हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएंगे, और ये फैक्ट है, बता रहा हूं मैं आपको, ये आइडियोलॉजी है, विचारधारा, इनकी गंदी विचारधारा, इनको गलत बातें सिखाई जाती है बचपन से ना, इनके दिमाग में गंद भरा जाता है कि तुम्हें हूर मिलेंगी, तुम्हें जन्नत नसीब होगी, तुम आ जाओ। अरे आप देखिए, 14 साल के बच्चों को जहाँ से बयान दिया जा रहा है, उनको मदरसे से उठा के ट्रेनिंग में उग्रवादी बनने के। हिंदुस्तान में एनसीसी की ट्रेनिंग होती है एक अच्छा नागरिक, एक जिम्मेदार नागरिक बनने की। अब कंपेयर तो करिए आप, एक अच्छा नागरिक बनने की ट्रेनिंग और एक तरफ आतंकवादी बनने की ट्रेनिंग, तो ये नहीं मानने वाले। तो जी मेरी बात लिख के ले लीजिए। अरे जो इंसान बेशर्मी से 3-4 घंटे में इंटरनेशनल लॉज का उल्लंघन कर सकता है सीज फायर का, इसकी वजह ये भी है कि जो प्रधानमंत्री है उनके, वजीर आजम शहबाज शरीफ, वो और उनके जनरल जो हैं, जनरल आसिम मुनीर, एक ही पेज पे नहीं है, साथ में नहीं है। वो कह रहे हैं अरे तुमने कर दिया, तुम ही मानो, और हमारी सेना है, हम तो फायरिंग करेंगे जी। तो ये बेशर्म है, शर्म तो कुछ नहीं है, लज्जा नाम की चीज डिक्शनरी में होगी नहीं इनके। तो ये है, बस सफाया कर दो, बोलो जाओ तुम आतंकिस्तान अपना अलग बनाओ, उस पर हम डेली आएंगे, अपनी मर्जी से एयर स्ट्राइक करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, वो हमारी मर्जी। पाकिस्तान जब तक हाथ पकड़ के, मैं शुरू से कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के, कान पकड़ के तौबा नहीं करेगा, जब तक झुकेगा नहीं, नाक नहीं निकलेगा खाक में, तब तक माफ नहीं करना है पाकिस्तान को। और देखिए सर, पाकिस्तान की जो इस वक्त की अभी जनरेशन है, जो युवा जनरेशन है, उनकी विचारधारा कैसी है आप तो भली भांति जानते हैं। जब बासित अली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वो हमारे साथ चर्चा में बैठा हुआ था डिबेट में, तो उसने किस तरह से न सिर्फ चाकू का इस्तेमाल किया, डंडा और न जाने क्या क्या चीजें यहाँ पर कही गई थी। उसकी तरफ से तो बाकायदा उन लोगों को सपोर्ट करने की बात कही जा रही थी जो कि हमारे यहाँ आतंकवाद की लिस्ट में टॉप पर बैठे हुए हैं, चाहे वो लश्कर के हो या फिर किसी भी आतंकी संगठन से उनका ताल्लुकात हो। और वो कहता था कि वो हमारे गुरु है, मैं उनको फॉलो करता हूं। तो इसी से समझा जा सकता है क्या विचारधारा वहां के लोगों की है। आपको याद है, बिल्कुल हम शो में थे, आपके साथ भी थे, वो कार्टून आया था ना, जोकर टोपी पहन, डंडा लेके, चाकू लेके, दारू की बोतल लेकर शो पे। अब सोचिए पाकिस्तान का यूट्यूबर, उसका नाम नहीं लूंगा क्योंकि उसको पब्लिसिटी मिल जाएगी, सब्सक्राइबर और मिल जाएंगे नाम लेने से, जोकर सर, यू डोंट बिलीव इट, एक सर बिल्कुल वन क्लाउड हैड कम सर, एक पाकिस्तान से एक जोकर आया था सर, टोपी पहन के, डंडा, मैं ऋतु जी के साथ शो पे था सर, डंडा लेकर आया था, वो चाकू लेकर आया था और शराब की बोतल लेकर आया था। अब सोचिए, ऋतु जी ने जो हड़काया उसको, ऋतु जी ने बोला अगर भंसाई पाकिस्तान के यूट्यूबर की ये होगी, ये कहता है बुरहान वानी मेरा हीरो है, वो कहता है, ऋतु जी आप याद है, आप बड़े सीरियस लग रही ऋतु जी, थोड़ा अब जैसे आपने उसको हटकाया मुझे हटका देगा, मुस्कुरा सकती है, कोई बात नहीं सर, दिस गाय दिस क्लाउन ये डंडा लेकर आया, मैंने बोला मारो लैपटॉप, अब क्लाउन अपना ही लैपटॉप तोड़ता है। ये है इधर, ये है हकीकत,
ऐसे ऐसे जोकरों की बिल्कुल बात ये हकीकत है। और देखिए जो आतंकवादी है वहां पर जिनको पाकिस्तान ने पनाह दी है, वो आतंकवादी यही तो चाहते हैं कि इसी तरह की विचारधारा के लोग हमारे पास आए। कल को वही आतंकवादी उस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से कनेक्शन लेंगे, फोन कॉल करेंगे, अपने पास बुलाएंगे, और फिर कोई हैरानी भी नहीं होगी इस बात को लेकर कि कल को हम ये देखेंगे कि भैया देखिए आतंकवादियों की लिस्ट में एक और नाम शामिल हो गया जो कल तक टीवी डिबेट पे बैठा करता था। लेकिन अब वही है कि पाकिस्तान की फितरत है, कब कहां करवट ले ले, क्या बदल जाए, नो वन नोज इस चीज को लेकर। अब विवेक शर्मा जी एक बार फिर से आपके पास आते हुए, क्योंकि सर आप पूरे घटनाक्रम को लेकर अगर हम समझने की कोशिश भी करें तो इस बीच जो सबसे ज्यादा नुकसान वाकई में पाकिस्तान का हुआ है। पाकिस्तान के साथ अगर युद्ध चलता थोड़ा सा और तो शायद पाकिस्तान खत्म हो जाता, जिस तरह से अली शाह जी की तरफ से भी जिक्र किया गया, नक्शे से खत्म ही हो जाता क्योंकि इस तरह के आसार थे। लेकिन पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचा है, पाकिस्तान उसकी भरपाई तो जरूर करेगा। रितु जी देखो, ऐसा है कि अभी एक चीज हम इसमें कर रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन। अगर आप कभी पाकिस्तान मीडिया का तो अभी तो बैन है हमारे, लेकिन जो मिस इन्फॉर्मेशन वो फैलाते हैं, और हम कोशिश करते हैं हमारे देश में भी मिस इन्फॉर्मेशन जो फैलाते हैं, मतलब उसका अलग ही लेवल है। उनका कोई जो खबर सुनाते हैं या अपनी आवाम को जैसे पैसिफाई करने के लिए वो खबरें सुनाते हैं, ना उसका सिर है ना पैर है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कुछ मर्जी आओ, कुछ मर्जी आप चैनल में वीडियो कुछ भी हरकत करो। जो उनका सोशल मीडिया है, अभी आप समझते हैं कि क्या उनका जो मिस इंफॉर्मेशन जिस लेवल में अभी तक फैला रहे हैं, क्या अवाम उनकी तो उनके लिए तो वो लीडर्स हैं, पाकिस्तानी आर्मी उनके लिए तो लीडर्स हैं, क्योंकि उनको सही खबर नहीं मिलती। उनके पास उतनी एजुकेशन नहीं है, उतना इंटेलेक्चुअल नहीं है जैसे हमारे सिटीजन्स में है, कि चीज को समझते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और पढ़ते हैं, फिर अपने नतीजे एज इंडिविजुअल करते हैं कि ये चीज कहाँ पर है। वहां पर तो है ही नहीं, वहां पर तो आपने एक कर दिया और भेड़ चाल लग गई पीछे। तो ये मिस इन्फॉर्मेशन वो उनके चलती रही है, और ये जितने भी उनके यूट्यूबर सोशल मीडिया है, उनका तो ये वो है कि सब रेडिकल पाकिस्तान है जो अपने देशभक्ति के चक्कर में ये नहीं देख रहे कि उनके देशभक्ति नहीं है, ये वो अपने देश को खराब कर रहे हैं। तो वो चीजें तो है ही है। पाकिस्तान में इलिटरेसी लेवल बहुत ज्यादा है, इकोनॉमिकली बहुत डाउन है, गरीबी बहुत है। तो वहाँ और जो जमींदारी जगीदारी सिस्टम है, जितने भी जनरल्स हैं सबके पास करोड़ों करोड़ों रुपए हैं, बाहर सबने अपने घर बनाए हुए हैं। हमारे जनरल जो आर्मी, इंडियन आर्मी में आप देख लोगे कि 3 बेडरूम या 4 बेडरूम फ्लैट में रह रहे हैं, लेकिन उनका कोई जनरल सिर्फ माफी के साथ आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। इस सबसे आज जो महत्वपूर्ण ये था, सबसे गंभीर विषय तो सर ये हो गया था कि आसिम मुनीर जैसे लोगों ने सबसे पहले तो पूरे देश को तबाह करने के लिए सारे यहाँ पर जो प्रयास थे वो अपना लिए। उसके बाद सेफ्टी जोन के लिए अपने परिवार को बाहर भेज दिया पाकिस्तान से कि मेरे परिवार को कुछ ना हो, लेकिन पाकिस्तान की आवाम को कुछ हो जाए। ऐसे तो वहां के हुक्मरान है। हाँ, वही तो कह रहा हूँ। आप देख लो कि अगर हमारे यहाँ पर, हमारा तो जनरल्स भी यही है, उनकी फैमिलीज भी यही है, और वहीं वो फील्ड में, और हमारे जो जवान हैं और ऑफिसर्स हैं वो फील्ड में काम कर रहे हैं, फैमिलीज यहीं पर ही है। कोई हमारे वो है नहीं कि भारत छोड़ के बाहर जाएगा। उनके तो लाइन लग जाती है। आप अपने उनके जो जनरल्स की अपनी फैमिली, उनकी जनरल आसिम मुनीर की फैमिली यूएसए में बैठी हुई है अभी, और वो खुद यहाँ पर यूएसए का जो कह रहा है, डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा सीज फायर कर दो, तो वो मानने को तैयार नहीं है। तो आप मतलब ये जो चीजें हैं, क्या मतलब यूएसए को करना चाहिए कि आसिम मुनीर की फैमिली को बोले कि चलो वापस पाकिस्तान जाओ? बिल्कुल, लेकिन नहीं। अभी मतलब ये है कि दो जो डबल स्टैंडर्ड है पाकिस्तान शुरू से ही करता रहा है, उनके जनरल्स करते रहे, कोई नई चीज नहीं है। और ये हर वक्त आप सीज फायर कर भी लो, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, पूरी गारंटी से कह सकता हूँ कि ये सीज फायर ज्यादा देर नहीं चल सकता, उनकी सिचुएशन नहीं रुक सकती जब तक पाकिस्तानी आर्मी को, पंजाबी आर्मी को नुकसान नहीं पहुंचता। आप उनके, जब तक लाहौर आर्मी को नुकसान नहीं पहुंचता, तब तक कुछ नहीं चीजें बदलने वाली। आप इसको मान के चलें। उनको कितना नुकसान पहुंचना है, कहाँ पहुंचना है, कब पहुंचाना है, वो पॉलिटिकल जो है उनको डिसीजन लेना ही पड़ेगा। और डिफेंस की काबिलियत में आप शक नहीं कर सकते। डिफेंस
में जब मैं कहता हूँ आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी में जितने भी यूनिफॉर्म लगाते हैं, देशभक्ति सब में है, सब जज्बे में है। लेकिन सिर्फ ये है कि उनको कब किस मोड पर, अगर जैसे कहें नहीं तो अभी ठीक है, अभी सीज फायर कर देंगे, आप कुछ टाइम में, उनको सबक सिखाना जरूरी है। आज खाओ, कल खाओ या 10 साल बाद खाओ, जरूरी है। पाकिस्तान टूटेगा ही टूटेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे टाइम पर ही टूट जाएगा, क्योंकि बलोचिस्तान उनके अगेंस्ट है, जो उनका टीपीपी है, जो इलेक्टेड डेमोक्रेटिक जो है, जो इमरान खान को सबसे ज्यादा पार्टी को वोट मिली, उसको जेल में डाला हुआ है। और जो एक पपेट का पॉलिटिकल लीडर है, वो बयानबाजी कर रहा है। जो पाकिस्तान कंट्रोल कर रहा है, उसकी आसिम मुनीर, उसकी फैमिली यूएसए में बैठी है, और जो उनके जनरल्स हैं अपना कर रहे हैं। तो आप एक ऐसा देश, तो मेरा ख्याल वर्ल्ड में शायद ही कोई हो, हाँ अफ्रीका कुछ है ऐसे, लेकिन वो भी उसी तक जा रहे हैं। जो देश का मैं नाम पर्टिकुलर नहीं लेना चाहते, जो अभी रोड में एकदम बैठ चुके हैं, स्टेट में है, जहां उनका ना कोई कोई ईमान है या सिर्फ, और ना पैसा है, ना कुछ और है। तो पाकिस्तान ही धीरे धीरे जा रहा है और बहुत जल्दी टूट भी जाएगा। अब बिल्कुल देखिए, भारत ने पाकिस्तान की 3 प्रधानमंत्रियों को कहीं ना कहीं सबक सिखाया, लेकिन उसके बावजूद भी अकल नहीं आई है पाकिस्तान को। अली शाह जी, एक आखिरी रिएक्शन फिर मैं आप जी से लूंगी, क्योंकि अब घटनाक्रम हुआ और निश्चित तौर पर जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन इससे ये भी समझ में आया कि सिर्फ दुश्मन देश के बाहर नहीं, देश के अंदर भी बैठे हुए हैं। बात सही है, स्लीपर सेल्स एक्टिव हैं, मगर ये जिम्मेदारी केवल फौज की, पुलिस की, रक्षा एजेंसी की ही नहीं है, ये सारे देशवासियों की है। बिल्कुल। हमें तो हमें मिलकर इस पे शक हो, कुछ हो, नाक कान आंख खुले रखने हैं। और बिल्कुल जैसे कि आतंकवादी आए थे अभी पाकिस्तान से, जो 22 अप्रैल की घटना कर गए, बिना सपोर्ट के तो नहीं आए होंगे, कहीं तो उन्हें रात गुजारी होगी, कहीं पे तो खाना खाया होगा, कहीं पे, इतना आसान थोड़ी है। एज अ फौजी ऑल्सो हमको लोकल सपोर्ट चाहिए होता है। बिना लोकल सपोर्ट के मैंने इंसर्जेंसी लड़ी है जम्मू कश्मीर में, मणिपुर में, नागालैंड में। तो अगर लोकल हमारे साथ में नहीं होते तो मुश्किल हो जाती है हमारे लिए। सेम उग्रवादी के अगर वो लोकल सपोर्ट ना मिले तो वो कर ही नहीं पाएगा कांड। तो जाहिर सी बात, अब ये उनको ढूंढ निकालना है कि वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, और किसी को इसके बारे में शक ही नहीं होना चाहिए। ये राष्ट्र पहले आता है हमेशा, और हमेशा आएगा। हम जब फौज में कसम लेते हैं, कल विवेक शर्मा साहब को अच्छे से मालूम है, चेकवुड क्रेडो, वो कहता है, अंग्रेजी में बोलूंगा, तर्जुमा करूंगा मैं दर्शकों के लिए, 3 लाइनें हैं। The safety, honor, welfare of your country comes first, always and every time. The honor, welfare and comfort of the men you command comes next. Your own ease, comfort and safety comes last, always and every time. यानी कि देश पहले आता है, के बाद आपके साथ में आपके परिवार या आपको जो लोग आपके कमांड में है वो, और आप आखिरी में आओगे, आपकी सेल्फ इंटरेस्ट आखिरी में आएंगे। बिल्कुल। उसके बाद तो देश के ऊपर कुछ है ही नहीं कोई। और देखिए सर, सवाल तो अभी भी यहाँ पर यही उठ रहा है ना कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान की जो एक बड़ी सीमा है वो राजस्थान से लगती है, पंजाब बॉर्डर से लगती है, इसके साथ ही गुजरात बॉर्डर से लगती है, लेकिन कभी आतंकी गतिविधि यहाँ पर देखने को नहीं मिल पाई। आतंकी गतिविधि जम्मू कश्मीर में देखने को मिली, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा क्या है, स्लीपर सेल को इतना ज्यादा वहां पर क्यों फैला हुआ है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा आतंकियों को सपोर्ट किया जाता है जम्मू कश्मीर में। सरकार को इस तरफ भी किसी तरह का कोई बड़ा ध्यान देना चाहिए और कदम उठाना चाहिए। बहरहाल, आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, उसके लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।